अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और इस मुश्किल टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होंगे, गुजार रहे होंगे। आज हम अपना लास्ट चैप्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई डू होप कि आप सब उसको बहुत एंजॉय करोगे बिकॉज द बेस्ट चैप्टर एज फार एज आई एम कंसर्न। और इसमें आपको जो जेम्स हल्टन का स्किल है एज ए नॉवलिस्ट वो पीक पे आपको नज़र आएगा। आपको लगेगा कि यार वाकई जेम्स हल्टन है। कहते कि व्हेन ही वोक, कहते कि जब वो बेदार हुआ, फॉर ही सीम टू हैव बीन स्लीप, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सोया हुआ है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन बेड, उसने देखा कि वो बिस्तर पर पड़ा था। अब हुआ क्या है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लेनफोर्ड उससे मिल के जाता है, वो अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। और ना उठ पाने की वजह से होता क्या है एक्चुअली कि वो बेहोश होकर एक्चुअली गिरता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसको देखते हैं कि वो बेड पर पड़ा हुआ है। एंड मैरीवेल वाज देयर, और मैरीवेल वहाँ मौजूद था। स्टूपिंग ओवर हिम एंड स्माइलिंग, स्टूपिंग कहते हैं बेंडिंग भी कह सकते हैं, लेनिंग भी कह सकते हैं। कहते कि मैरीवेल उसके ऊपर खड़ा था, उसके ऊपर झुका हुआ मुस्कुरा रहा था। वेल यू ओल्ड रफियन फीलिंग ऑल राइट, रफियन कहते हैं स्काउंड्रल, बारबेरियन, रोग, बदमाश। कहते हो बूढ़े बदमाश, फीलिंग ऑल राइट, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। दैट वॉज अ फाइन शॉक यू गेव अस, कहते कि ये ठीक ठाक झटका था जो तुमने हमें पहुंचाया। अब हुआ क्या, वो बीमार होके गिर गया और वो सब के सब उस वजह से बहुत परेशान है कि पता नहीं अल्लाह ताला खैर करे क्या हुआ है। तो इस हवाले से दे आर ऑल वेरी वरिड अबाउट हिम। चिप्स मर्मर्ड आफ्टर अ पॉज, मरमर कहते हैं मिनमिनाना, या आप इसको इंग्लिश में बुड़बुड़ाया उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में आप मटर कह सकते हैं, म्यूट कह सकते हैं। चिप्स मर्मर्ड आफ्टर अ पॉज, कहते हैं कि चिप्स ने एक वक्फे के बाद बुड़बुड़ाया। एंड इन अ वॉइस, और एक ऐसी आवाज़ में दैट सरप्राइज्ड हिम बाय इट्स वीकनेस, एक ऐसी आवाज़ में जिसकी कमज़ोरी की वजह से वो ख़ुद भी परेशान हो गया था। वाई ऑफ व्हाट हैज़ हैपन, कहते कि क्यों क्या हुआ है। मेरली दैट यू थ्रू अ फेंट कहते हैं बेहोश हो जाना, बेहोश होकर गिर जाना। कहते कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम बेहोश होकर गिर गए थे। मिसेस विकेट केम इन एंड फाउंड यू, कहते कि मिसेस विकेट वापस आई और उसने तुम्हें वहाँ बेहोश पाया। लकी शी डिड, और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसने ऐसा किया। यू आर ऑल राइट नाउ, कहते कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। टेक इट ईजी, कहते मुतमईन रहो। स्लीप अगेन इफ़ यू फील इंक्लाइन, और अगर तुम्हें महसूस हो तो चाहे दोबारा सो जाओ। ही वॉज ग्लैड समवन हैड सजेस्टेड सच अ गुड आइडिया, कहते कि उससे खुशी थी कि किसी ने इतना अच्छा ख्याल पेश किया है। ही फेल्ट सो वीक, कहते कि वो इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था दैट ही वॉजंट इवन पजल्ड बाय द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस। पजल्ड कहते हैं बॉदर्ड, और या आप इसको कह सकते हैं कंसर्न्ड, और बिजनेस को कहेंगे यहाँ पर इशू। कहते कि वो अपने आप को इस कदर कमज़ोर महसूस कर रहा था कि उसने इस मामले की तफसीलात जानने की जहमत भी गवारा नहीं की। हाउ दे हैड गॉट हिम अपस्टेयर्स, कि वो उसे सब कैसे ऊपर लेकर आए थे। व्हेन मिसेस विकेट हैड व्हाट मिसेस विकेट हैड सेड एंड सो ऑन, मिसेस विकेट ने क्या कहा था और इस तरह की बहुत सी दूसरी बातें। एंड देन सडनली एट द अदर साइड ऑफ द बेड ही सॉ मिसेस विकेट, कहते हैं फिर अपने बिस्तर की दूसरी जानिब उसने मिसेस विकेट को खड़े हुए देखा। शी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी। ही थॉट गॉड ब्लेस माई सोल व्हाट्स शी डूइंग अप हियर, कहते कि उसने अपने आप से सवाल किया
کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کرے، یہ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے. اینڈ دین ان دا شیڈوز بیہائنڈ میری ویل ہی سو کارٹرائٹ. کہتے ہیں پھر میری ویل کے سائے کے پیچھے اس نے کارٹرائٹ کو دیکھا. دا نیو ہیڈ، جو کہ نیا ہیڈ ماسٹر تھا. ہی تھاٹ آف ہم ایز نیو ایون دو ہی ہیڈ بین ایٹ برک فیلڈ سنس 1919. کہتے کہ وہ اسے نیا ہی سمجھتا تھا اگرچہ کہ وہ 1919 سے وہاں تھا. جب سے چپس نے ایز ایکٹنگ ہیڈ ریزائن کیا تھا تو اس وقت سے کارٹرائٹ وہاں تھا. تو لیکن چونکہ لیٹسٹ ہیڈ ماسٹر وہی تھا تو وہ اس کو ابھی بھی نیا ہیڈ ماسٹر ہی کہتا تھا. اب یہاں پر کوشچن آ جاتا ہے who was Cartwright. اب اس سوال کو 2-4 مختلف انداز میں پوچھا جا سکتا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ who was the successor of Mr. Chips after his second tenure as acting head. یہ بھی آ سکتا ہے. یہ بھی آ سکتا ہے who was the predecessor of Cartwright. یہ بھی آ سکتا ہے. پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ who was termed as new head. تو وہ بھی آ سکتا ہے. یہ بھی آ سکتا ہے کہ who joined Brookfield in 1919. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کون ہے؟ کارٹرائٹ ہی ہے. تو یہ 4-5 سوال آ سکتے ہیں، لیکن یہ 4-5 سوال اسی ایک ہی کویشچن کا ڈفرینٹ شیپ سے ڈفرینٹ فارمز ہیں. بیسک کویشچن کیا ہے؟ who was Cartwright. And old buffaloes commonly called Roddy. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی سوال آ جاتا ہے. Who was Buffalo's and what was his nickname. کہ بفلز کون تھا اور اس کا نک نیم کیا تھا. اب اس کا کلیگ تھا، اس کا ایکس کلیگ تھا، اور کامنلی اس کو راڈی کہا جاتا تھا. اینڈ اس کا سگنیفیکنس ایک اور بھی ہے کہ ہی واز دا مین ہو واز دیئر وین چپس ڈائیڈ. فنی ان دا وے دے ور آل ہیئر. کہتے کہ یہ سب کچھ بڑا ہی عجیب تھا کہ وہ سب یہاں کیوں جمع تھی. ہی فیلٹ اینی ہاؤ آئی کی ناٹ بی بادر ٹو ونڈر بائی اباؤٹ اینی تھنگ. لیکن اس نے سوچا، ونڈر کہتے ہیں تھنک، پونڈر. کہتے کہ اس نے سوچا کہ مجھے اس سب کے بارے میں سوچنے کی آخر کیا ضرورت ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ. میں سونے لگا ہوں. اور اب یہاں سے آگے اس کا ڈیتھ سین وہ ڈپکٹ کرے گا اور کمال کرے گا. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ ڈیتھ سین ڈپکٹ کیا جا رہا ہے، میں ادھر لکھ دیتا ہوں. جیمز ہلٹن اس وقت صرف 34 سال کا تھا جب اس نے یہ ناول لکھا 1934 میں. اس کے برتھ 1900 کی ہے. 34 سال کی عمر میں وہ ایک 85 سالہ بندے کا ڈیتھ سین امیجن کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ کیا خوبصورتی سے امیجن کر رہا ہے. یو ول لو اٹ. یو ول فیل کہ ہی واز این ایکسیپشنل کریکٹر. جیمز ہلٹن اگر ہم آج 50 سال سے اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو دیر از سم سینس ٹو اٹ. ایم ای نے اس کو ایڈ کر دیا. اس کا کمال ہے. ابھی آپ دیکھیے گا اس نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ. کہتے کہ میں سونے لگا ہوں. بٹ اٹ وازنٹ سلیپ اینڈ اٹ وازنٹ کوائٹ ویکفلنس. ویکفلنس کہتے ہیں بیداری کا عالم. کہتے کہ یہ لیکن یہ نہ ہی نیند تھی اور نہ ہی بیداری کا عالم. اٹ واز a sort of in between state. کہتے کہ یہ ان دونوں کی درمیان کی کوئی کیفیت تھی.
full of dreams and faces and voices, चेहरों से भरी हुई, ख्वाबों से भरी हुई और आवाज़ों से भरी हुई. And I often feel कि जब कोई शख्स इस दुनिया को अल्लाह हाफ़िज़ कहता होगा, जब इस दुनिया से जाता होगा, तो उस एक लम्हे में, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम हम तो ये बिलीव करते हैं ना कि आपको अपनी मौत का अंदाज़ा हो जाता है, मौत का फरिश्ता आपको नज़र आ जाता है. तो उस एक लम्हे में पता नहीं वो क्या कुछ याद करता होगा, क्या चेहरे उसके जहन में आते होंगे, क्या यादें उसके जहन में आती होंगी, क्या वो उसके एम्बिशंस उसके जहन में आते होंगे, क्या अपनी ज़िंदगी की कामयाबियाँ, नाकामियाँ, फेलियर्स, सक्सेसेस, क्या कुछ उसके जहन में कितने एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में गुजरता होगा कि एक लम्हे में आप अपनी 70-80 साल 90 साल ज़िंदगी जितनी भी आपने जी होती है, वो सारी 80-90 साल ज़िंदगी इंतहाई फास्ट फॉरवर्ड मोड में शायद उस एक लम्हे में कैप्चर हो जाती है. और उन लम्हों में आप उन चेहरों को, उन ख्वाबों को, उन आवाज़ों को सुनते हैं या प्रॉबेबली सुनते होंगे जिनसे आपने बहुत मोहब्बत की होती है, जिनसे आपको बड़ा एक इमोशनल ताल्लुक़ होता है. आप अंदाज़ा करें ना कि लाइक उस शख्स की कैफियत क्या होती होगी कि जिसको ये अंदाज़ा है कि ये तमाम चेहरे जिनके लिए मैं सारी उम्र जिया हूँ, मतलब आपके बहुत ही क्लोज लोग होते हैं ना नॉर्मली जब आपकी डेथ हो रही होती, मोर ऑफन देन नॉट, मतलब अल्लाह ताला सबको नेक मौत नसीब फरमाए. नॉर्मली जब आप मरते हैं तो आपके बड़े नियर एंड डियर वंस आपके आसपास होते हैं. उन नियर एंड डियर वंस को जब आप एक नज़र देखते होंगे, अपने बच्चों को, या अगर कोई बच्चा इंतकाल कर रहा है, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, वो लोग कि जिनके बगैर आप एक लम्हा जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप एक नज़र उनको देखते हैं और आपको ये फील होता है कि यार ये चेहरे मैं दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मैं इन आवाज़ों को दोबारा नहीं सुन पाऊँगा, मैं इन लोगों के साथ दोबारा वक्त कभी नहीं बिता पाऊँगा. This is my last chance to have a look at these memorable and lovable faces. आप देखें ना माँ बाप क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के एक नाम गुजारते हैं थ्रू आउट. उनके लिए पता नहीं क्या कुछ गुनाह सवाब भी आप कमाते हैं, अर्निंग्स के हवाले से कुछ रिसोर्सेज के सारी ज़िंदगी उनके लिए जमा करते रहते. समटाइम आप उसमें जायज़ नाजायज़ का ख्याल भी नहीं करते, ठीक है. और उन्हीं बच्चों को जब आपको ये एहसास हो कि मैं अपने इस बेटे की, मैं अपनी इस बेटी की, या अगर बेटी बेटा है तो उसको भी ये एहसास ऑन द अदर हैंड कि मैं अपने इस बाप की अब दोबारा शक्ल नहीं देख पाऊँगा. दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम हैविंग अ लुक एट दिस लवेबल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव फेस, जो मेरे लिए, जो चेहरा बड़ा ही महबूब है मेरे लिए, इस चेहरे को दोबारा देखना मुमकिन नहीं होगा. तो मुझे तो लगता है कि समटाइम इंसान इसी गम से मौत से पहले ही मर जाता होगा कि ये चीज़ इतनी उसके लिए एक प्रेशराइजिंग है कि वो मौत से पहले ही शायद इसी गम से उसका दिल फट जाता होगा कि अब मैं इन लोगों को दोबारा देखने की मेरे पास मौका नहीं बचा. तो यही कुछ उसके साथ भी हो रहा है. उसके साथ वो सारे चेहरे उसके जहन में गूंज रहे हैं. ओल्ड सीन एंड ओल्ड स्क्रैप्स ऑफ ट्यून्स. स्क्रैप्स कहते हैं पीसेस, कहते कि वो पुराने मनाजर और वो पुरानी धुनें अब अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ गए होते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर देखे होते हैं, वो सब आपको रिमाइंड होते हैं. अ मोज़ार्ट ट्रायो दैट कैथी एट वंस प्लेड इन. कहते कि मोज़ार्ट की वो धुन जिसमें
कैथी ने कभी हिस्सा लिया था। चीयर्स एंड लॉफ्टर एंड द साउंड्स ऑफ गन्स। चीयर्स एंड लॉफ्टर्स उसकी फेयरवेल है। साउंड ऑफ गन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। एंड ओवर इट ऑल, और इन सबसे बढ़कर ब्रुकफील्ड बेल्स, ब्रुकफील्ड बेल्स, कि इन सबसे बढ़कर भी ब्रुकफील्ड की घंटियाँ। So you see, if Miss Plebs wanted Mr. Patrician to marry her, yes you can, you liar, joke। अब उसको अपनी खुशियाँ भी याद आ रही। ये जो जोक्स हैं, these are the symbol of happiness। उसको खुशियाँ भी याद आ रही, ऊपर वाली भी सारी खुशियाँ, ब्रुकफील्ड। और फिर गन्स, पैथेटिक चीज़ें भी याद आ रही, बुरी बातें भी उसको याद आ रही। Meet to be aboard joke that you Max Steffel, वही जर्मन मास्टर जिसके घर वो जाके ठहरा था, अपने दोस्त अहबाब भी उसको याद आ रहे। Yes, come in, what's the news from the fatherland? ये भी एक बैटल ग्राउंड था। कहते कि फादरलैंड से क्या न्यूज़ है। ओ मे बी, ये वही लाइन है उसकी जिसके बारे में हम ऑलरेडी उसके फेयरवेल स्पीच के बारे में, फेयरवेल स्पीच में वो ये लाइन बोलता है, कोटेशन बोलता है। वो कहते हैं कि ब्रिंग मी द ईयर्स ऑफ जुपिटर्स, कि इन दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे जुपिटर के साल चाहिए। रॉल्सन सेड आई वाज स्लैक एंड इनएफिशिएंट। स्लैक, लेजी, लेजी, लेथार्जिक, कि रॉल्सन ने कहा कि मैं स्लैक हूँ। फिर उसने कहा इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट को कहते हैं, कि रॉल्सन ने कहा कि मैं लेजी हूँ, मैं लेथार्जिक हूँ। बट दे कुडंट मैनेज विदाउट मी, दैट इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। और जब आप इंतकाल करता होगा कोई भी शख्स, आई फील सो, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी का एक एनालिसिस करता होगा, पूरी ज़िंदगी का एक, जिसको कहते हैं ना, एक लॉग मेंटेन करता होगा, एक बैलेंस शीट अपनी बनाता होगा, जिसमें वो क्या करता होगा, अपनी ज़िंदगी के दुख, अपनी ज़िंदगी के सुख, अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी के लो मोमेंट्स और अपनी ज़िंदगी के प्राइड मोमेंट्स, वो सारे के सारे डिस्कस करता होगा। या एक लम्हे में, एक बड़े ही कमज़ोर से लम्हे में शायद वो क्या करता होगा, इनका एनालिसिस करता होगा और सोचता होगा कि मैंने ये ज़िंदगी कैसे गुजारी। और मैं आप बच्चों से बार बार कहता हूँ, कोशिश करें कि ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि जब आप उस लम्हे में, जब आप उस दुनिया को छोड़ रहे हो, तो देयर मस्ट नॉट बी एनी रिग्रेट्स। आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश ये हो सकता होता, काश ये मुमकिन मैंने कर लिया होता। आई नो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना हो, कहीं ना कहीं रह जाता है, बट कोशिश करें कि उस रिग्रेट को मिनिमाइज़ कर लें। और अगर कोई रिग्रेट रह गया है तो फिर दूसरा तरीका उसका ये है कि फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ें, लीव इट। मुझे एक जुमला बड़े खूबसूरत लगता है, कहते हैं कि चेंज what you cannot accept, change what you cannot accept and accept what you cannot change। दो ही चीज़ें हैं, या तो बदल दें या फिर क्या करें, जिसको आपको लग रहा है कि बदलना मुमकिन नहीं है, उसको क्या करें, कबूल कर लें। सो ईदर वे, दोनों साइड्स पे। देन बट दे कुडंट मैनेज। अब ये उसका प्राइड है कि देखा, मुझे कहता था इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव, लेकिन मेरे बगैर फिर चला नहीं सके थे स्कूल, मेरे बगैर ब्रुकफील्ड चल नहीं पाया था। देन फिर एक लैटिन कोटेशन है, देन वो कहते हैं कैन यू ट्रांसलेट दैट इन योर व्यू, इट्स अ जोक। कहते हैं कि क्या तुम में से कोई इसका तर्जमा कर सकता है, इट्स अ जोक, ये एक लतीफ़ा है। वंस ही हर्ड देम टॉकिंग अबाउट हिम इन द रूम। कहते हैं कि एक बार उसने उन्हें अपने कमरे में गुफ्तगू करते हुए सुना। चलें आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे और बाकी हम अभी ग्रामर का काम करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसने
3-4 लाइनों के अंदर, ये जेम्स हल्टन का स्किल है कि 3-4 लाइनों के अंदर ही उसने उसकी ज़िंदगी सारी सम अप कर दी है, उसकी ज़िंदगी के सारे अहम इवेंट्स उसने सम अप कर दिए। दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ जेम्स हल्टन। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ही वॉज एन एक्सेप्शनल राइटर, बहुत ही शानदार आदमी था। लीजिए बेटे, आज हम इसका इतना ही करेंगे। अब हम ग्रामर के अपनी ट्रांसलेशन थोड़ी देखते हैं और ईडियम्स देख लेते हैं। ईडियम्स हम एस वाले कर रहे थे, पहले 10 हमने कर लिए थे, आगे अब बाकी 5-6 करेंगे। पेज नंबर 237 है मेरे पास। टू शो द वाइट फीदर, टू वाइट फीदर कहते हैं बुज़दिली दिखाना। अब जो सफ़ेद पर है ये अलामत होता है अमन की, इट इज़ द सिंबल ऑफ पीस। जब कोई माजी में आपको, अगर आपने देखा हो, आइडिया होगा, कोई फ़ौज सरेंडर करती थी तो वो वाइट फ्लैग लहरा देती थी, वाइट फीदर लहरा देती। तो वाइट फीदर लहराने का मतलब ये है कि अब आप लड़ना नहीं चाहते, अब आप कहें यू वांट टू रिट्रीट, आप सरेंडर करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको बुज़दिली की अलामत कहते हैं। दोज़ हू शो द वाइट फीदर आर डिसलाइक्ड एवरीवेयर, कहते हैं कि वो लोग जो बुज़दिली दिखाते हैं उन्हें हर जगह नापसंद किया जाता है। स्क्वायर डील, मुनसिफाना सौदा, मैंने आपको बताया था स्क्वायर का मतलब कंप्लीशन है, बिल्कुल एक्यूरेट के मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चीज़ बिल्कुल सही हो उसके लिए हम स्क्वायर डील यूज़ करते हैं। सिंस ऑल द वर्कर्स आर अंडरपेड दे आर डिमांडिंग अ स्क्वायर डील, कहते हैं कि चूँकि तमाम ही वर्कर्स जो हैं वो अंडरपेड हैं, लिहाजा वो मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें बिल्कुल सही उनके जायज़ हुकूक दिए जाए। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, पेग कहते हैं वो जो खूंटा गाड़ देते हैं ना, उसको हम कहते हैं। ये हम इस्तेमाल करते हैं नामौजूद चीज़ को, गैर मौजूद चीज़ को। अब ये क्या है कि जो होल है वो गोल है, राउंड होल है, और जो पेग है वो अगर स्क्वायर होगा तो वो इसमें फिट इन नहीं होगा। इसीलिए जो गैर मौजूद चीज़ होती है, नामुनासिब चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं कि स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब ऑफ अ लेक्चरर, ही इज़ ओनली अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। कहते हैं कि वो बिल्कुल भी मुनासिब आदमी नहीं है, वो ऐसे लगेगा जैसे स्क्वायर पेग आपने लगाया हुआ है राउंड होल में। अ स्टॉर्म इन द टी कप, वक्ती जोश, वक्ती उबाल आना, जैसे हम अक्सर कहते हैं चाय की प्याली में तूफ़ान उठाना। चाय की प्याली में तूफ़ान उठाना क्या है कि चाय की प्याली में तूफ़ान नहीं उठ सकता ना, ठीक है, वी ऑल नो कि चाय की प्याली में तूफ़ान उठाना मुमकिन नहीं है, इसलिए वक्ती जोश व खरोश को कहते हैं। द स्ट्राइक वॉज ओनली अ स्टॉर्म इन द टी कप, कहते वो वक्ती तौर पर सिर्फ उबाल आया था, उसके बाद बैठ गया। स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक अब कहते हैं मुख्तसर गुफ्तगू को, दोस्ताना गुफ्तगू को। जो पेटी बातें हम करते रहते हैं, हम जो दोस्तों के साथ गपशप कर रहे होते हैं, वो कोई फ़लसफ़ियाना, कोई फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशंस नहीं होती, वो क्या होती हैं फजूल जो है वो, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट फजूल हम चबलियाँ मार रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ में, छोटी मोटियाँ गपशप रूटीन की, तो उसको हम स्मॉल टॉक कहते हैं। अब जल्दी से देख लें ज़रा इसको भी। अपनी ट्रांसलेशन को 2 मिनट में हम, पेज नंबर 41 है, 301 पे वो कहते हैं कि जी हमारा मुल्क, पैराग्राफ नंबर 41 सॉरी, पेज नंबर 301, हमारा मुल्क बेहद गरीब है और तालीम बहुत महंगी है। आवर कंट्री इज़ इमेंसली पुअर वेल एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हम अपने बजट का बहुत थोड़ा हिस्सा तालीम पर खर्च करते हैं। वी स्पेंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बजट ऑन एजुकेशन, ज़रूरत है कि जागीरदारों, बड़े ज़िम्मेदारों और सनतकारों पर तालीमी टैक्स आयद करके जमा शुदा रकम को तालीम पर खर्च किया जाए ताकि तालीम का मायार ऊँचा हो। It is needed that an education tax should be levied on feudal lords, landowners and universalists, and the money thus collected should be spent on education so that the standard of the education could be improved. तालीम सस्ती हो और कोई शख्स महज वसाइल की कमी के सबब तालीम से महरूम ना रहे। Education should be inexpensive so that no one should be deprived of education for the mere lack of resources. तालीम में तजारती नुक्ता नज़र को ख़त्म करना चाहिए। कमर्शलिज्म शुड बी एलिमिनेटेड फ्राम एजुकेशन। आगे पढ़ते हैं जी। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम भारत से हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہو جائیں. Pakistan is a peace-loving country. We always wish to have a friendly relations with India, but this does not mean that we should become forgetful of our defense. ہمیں اپنے گرد و پیش پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. We need to keep an eye on our surroundings. ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی ہماری طرف بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے. Our defense should be so impregnable, that nobody could dare cast an evil eye on us. موجودہ زمانے میں مضبوط دفاع ہی امن کی ضمانت ہے. Only an invincible defense guarantees peace in modern times. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے جنگ و جدل سے جی چرایا تو اس کی عظمت کا آفتاب جلد ہی ڈوب گیا. History stands witness to the fact that the sun of the nation's glory set soon whenever it shunned warfare. Shunned کہتے ہیں جی چرانا. سکندر اعظم کے فوج ایک کے بعد دوسری جنگ لڑتی رہیں اور دشمن کو زیر کرتی گئیں. The armies of Alexander the Great fought one war after another and defeated the country. جب وہ ہندوستان میں داخل ہوئی تو اس کے بعد جنرلوں نے سکندر سے درخواست کی کہ اب جنگ ختم کر دی جائے. When those armies entered India, some of his generals requested Alexander the Great to put an end to the war. They said that they were tired of war. کہا جاتا ہے کہ سکندر مزید آگے جانا چاہتا تھا، لیکن جب معاملے نے طول کھینچا تو اس نے واپسی کا حکم صادر فرمایا. It is said that Alexander wanted to advance, but he ordered to retreat when the situation persisted. یہ یونانی افواج کے زوال کی ابتدا تھی. It was the beginning of the fall of the Greek armies. کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا. کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی سرسبز وادیوں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آن بسے. The cruelties of the Hindus had put the Muslims in great trouble in Kashmir. Some of the Muslims left the lush green valleys of Kashmir and settled in the hot regions of Punjab. ان مہاجر مسلمانوں میں ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا. اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا. One of the immigrant families came to Sialkot. One elderly man of the family was Sufi Nur Muhammad, who used to run a cap shop in Sialkot. وہ نیک اور خدا پرست انسان تھے. He was a very pious and God-fearing person. 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. On the 9th of November 1877, a child was born in their family. ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا. The parents celebrated his birth and named him محمد اقبال. لے میرے بیٹے، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ بچوں سے پھر ملاقات ہوگی اور کل ہم انشاءاللہ گڈ بائی مسٹر چپس اپنا کمپلیٹ کریں گے. ٹل دن آپ بچوں کے لیے بہت سی دعائیں. جیتے رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.